तो हमने आपको ये तीन बातें बता दी कि जो दिशा है वो तीन बातों से पहले बता चुके हैं। दिशा हमारी जो है तीन तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला इसका मेथड कौन सा है? पहला मेथड है राशि के अनुसार। पहली, दूसरी, तीसरी राशि जो ईस्ट है, 4, 5, 6 साउथ है, और 7, 8, 9 राशि वेस्ट है, और 11, 12 हमारी नॉर्थ हो जाएगी। भाव में 11, 12 एक भाव आपका जो है ईस्ट है। इसी प्रकार से दूसरा, तीसरा, चौथा भाव नॉर्थ है। 5, 6, 7 आपका वेस्ट है। 8, 9, 10 आपका क्या हो जाएगा? ये आपका साउथ हो जाएगा। और तीसरा आप एलिमेंट के हिसाब से बता सकते हैं। तो 1, 5, 9 फायर एलिमेंट है, ये ईस्ट है। 2, 6, 10 राशि है, ये राशि। तो ये आपका अर्थ है। 3, 7, 11 आपका एयर है। और 4, 8, 12 आपकी वाटर है। इसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो लोगों ने बताई है वो दिशा वाली इसको बताई है, राशि वाली। ठीक है, लेकिन ये भी ली जाती है, ली तो सारी जाती है। तो आप देखिएगा, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था सूर्य के अष्टक वर्ग में कि आपको अगर आपको ज्ञान लेना है कि आपका कौन सा दिन का बहुत अच्छा भाव चलेगा, मतलब दिन में कौन सा समय आपका अच्छा होगा जिसमें आप सारे कार्य, कि भाई शुभ मुहूर्त हमारा कब होता है, तो शुभ मुहूर्त आप इस प्रकार से बता सकते हैं। हमने कहा था जहां पर आपकी कुंडली में सूर्य बैठा हो, वहां के तीन भाव, आगे के तीन भाव जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे आपके, जहां पे भी सूर्य बैठे हैं वो आपका हो जाएगा पहला पहर। उसके आगे के चार भाव आपके हो जाएंगे दूसरा, और उसके आगे के चार भाव हो जाएंगे आपके क्या, तीसरा पहर। तो उसके हिसाब से आप बता सकते हैं भाई कि कौन सा पहर जो उसमें आप देखेंगे, इन तीनों को जोड़ लेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा बिंदु मिल रहे होंगे वो क्या होगा, वो आपके लिए सबसे अच्छा पहर होगा। ठीक है ना? तो ये चीज यहाँ पर आ गई। अब एक चीज और बताया जाता है, सूर्य को सूर्य के अष्टक वर्ग को, सूर्य को जो है हम लोगों ने भगवान शिव से जोड़ा है, भगवान शिव से जोड़ा है, और द्वादश ज्योतिर्लिंग से भी जोड़ा हुआ है। द्वादश ज्योतिर्लिंग, इसमें ये कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के जिस राशि में ज्यादा बिंदु है, वो जो उसकी दिशा है, वह दिशा जो है, उस दिशा में जो भी ज्योतिर्लिंग पड़ता है 12 ज्योतिर्लिंग में, उस ज्योतिर्लिंग के वो दर्शन जरूर उसको करने चाहिए। मतलब अगर कोई पूछे कि हम किस ज्योतिर्लिंग से दर्शन करें, तो आप ये दिशा वाली बात बता सकते हैं। दिशा में कि मतलब सबसे ज्यादा राशि की दिशा लीजिए, मतलब अगर आप पहले, दूसरी, तीसरी राशि ईस्ट के आगे, वहां पे अगर सबसे ज्यादा आपको नंबर मिले हैं, कहाँ पे देखना है, सूर्य के भिन्नाष्टक में जाइए। सूर्य के भिन्नाष्टक में जाएंगे और वहां पे आप पहले दिशा वाली से निकाल दीजिए। इसमें सबसे ज्यादा जो देखा जाता है, लोग बताते हैं, ये एलिमेंट देखा जाता है, एलिमेंट। लेकिन हमारा कहना है कि एलिमेंट और ये दोनों देख लीजिए आप, ये वाली पहला वाला, क्योंकि इसको सबने समर्थन दिया है, पहला वाला और एलिमेंट वाला दोनों देख लीजिए। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा लोग एलिमेंट ही देखते हैं, वो याद भी रहता है। लेकिन ये दिशा भी जो पहली वाली, इसको सभी बुक ने प्रायोरिटी दी है। तो इसके लिए क्या करना है आपको कि जो भी दिशा में सबसे ज्यादा, सूर्य का आप अष्टक वर्ग खोलेंगे, उसमें पहली, दूसरी, तीसरी राशि जहां पर भी आपकी कुंडली में पड़ रही होगी, मेष, वृषभ, मिथुन राशि, वहां पे आप उनके बिंदुओं को आप जोड़ लीजिए। ऐसे कर्क, सिंह और कन्या राशि के सभी बिंदुओं को जोड़ लीजिए। ऐसे तुला, वृश्चिक, धनु राशियों के सभी बिंदुओं को आप ऐड कर लीजिए। एंड ऐसे मकर, कुंभ और मीन राशि के सभी बिंदुओं को ऐड कर लीजिए। तो जिस समूह में, जिस दिशा समूह में सबसे ज्यादा आपको बिंदु प्राप्त हो, उस दिशा का जो ज्योतिर्लिंग है वो दर्शन करने जाना चाहिए, वो दर्शन करने जाना चाहिए। कोई बोले कि हम जहां पर है, मान लीजिए वो ऐसी जगह पे है जहां पर मान लीजिए पूरब में उसके 2-3 पड़ जा रहे हैं, तो किधर जाना चाहिए, जहां उसका घर है वहां से जो पूरब पड़े। अब जैसे मान लीजिए कोई इधर की तरफ रह रहा है, ये से तो उत्तर की तरफ आ जाएगा, ये बनारस किधर की तरफ आएगा, नहीं, उत्तर वाला तो ये हो जाएगा ना, कौन सा, उत्तर वाला कौन सा हो जाएगा, ये जो तो गुजरात की तरफ गुरुजी। वो गुजरात कहाँ उत्तर सौराष्ट्र। में जाएगी? अरे ये उत्तर वाले में ज्योतिर्लिंग कौन सा पश्चिम पड़ेगा? होगा। है केदारनाथ पड़ेगा फिर तो गुरुजी, उत्तर में तो हम ही है गुरुजी, हरियाणा में। केदारनाथ भाई, केदारनाथ वही कह रहा हूँ गुरुजी। तो वो गुजरात कहाँ पहुंचा दिया? पश्चिम में पड़ेगा गुजरात। गलती से कह दिया गुरुजी वो तो। अच्छा, गलती से कह दिया हम, वहां हाँ, पर। उत्तर में तो हम ही बैठे गुरुजी, इसलिए बाद में समझ।
हाँ, तो वो तो केदारनाथ हुआ ना, केदारनाथ आपका उत्तर हुआ। अब मान लीजिए कि पूरब की अगर केदारनाथ। बात करते हैं तो पूरब आपका जो है बनारस वाला भी विश्वनाथ आएगा, और वो भी आ जाएगा, कौन सा, बैद्यनाथ धाम, बैद्यनाथ धाम। धाम भी आ जाएगा। वैद्यनाथ। मान लीजिए फिर कोई बोलता है कहाँ जाए, बैजनाथ धाम जाए कि ये काशी विश्वनाथ जाए, तो भाई जहां से उसका घर है वहां से जो पूरब पड़े। अब मान लीजिए उसके घर से दोनों पूरब पड़ रहा है तो चलो दोनों कर ले, क्या दिक्कत है, जो दोनों दिक पूरब पड़ रहा है दोनों कर ले, या दोनों में जो उसको नजदीक पड़े, काशी विश्वनाथ कर ले या बाबा बैद्यनाथ कर ले, अगर पूरब में ज्यादा नंबर आ रहे हैं। लेकिन इसको दिशा, इस दिशा से भी देखना चाहिए और एलिमेंट वाले को भी लगा के, अगर दोनों से सेम दिशा आ रही है तब तो वो ज्योतिर्लिंग बहुत अच्छा होगा। और मान लीजिए दोनों से अलग अलग दिशा आ रही है, तो हमारा कहना है कि फिर दोनों से ही दर्शन कर ले, एलिमेंट वाले से भी और वो जो ऊपर राशि दिशा दी है उससे भी। और कोई 12 कर लेता है तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, बुरा ठीक है। लेकिन यहाँ पे ज्योतिर्लिंग, किस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें जाए, इसके लिए भी सूर्य को ही देखा जाना चाहिए, क्योंकि सूर्य को किससे जोड़ा जोड़ा गया है, भगवान शिव से जोड़ा गया है। अब इसमें वास्तु में भी, एक्चुअली वास्तु बता देते हैं, कोई बोले कि हम भगवान शिव के अपने घर में कहाँ पूजा करें, तो इसी के अनुसार आप पूजा कर सकते हैं। वैसे इसका अलग विधान है, लेकिन इसके अनुसार भी आप पूजा कर सकते हैं शिव। मान लीजिए अब आपके जहाँ पे आप घर में रह रहे हैं, जिस घर में, अब घर में तो शिव मंदिर तो वैसे तो वास्तु के अनुसार मना किया जाता है कि शिव मंदिर नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। अगर आपको बनाना है तो पूरा शंकर परिवार रखना चाहिए, केवल अकेले क्या नाम है वो जो शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, ठीक है। अब जिसके घर में बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है, लड़ाई झगड़ा बहुत रहता है, घर का कलेश बहुत रहता है, तो उसको बोला जाता है कि वो शंकर परिवार लाए अपने घर में, लेकिन वो ना करा दे, क्या उसकी प्रतिष्ठा ना करवा दे। प्रतिष्ठा घर में नहीं होती, वो तो मंदिर में ही हो सकती है, लेकिन वो शंकर परिवार को ला करके उनकी नियमित पूजा अर्चना करेगा तो उसके घर में क्या आएगी, शांति आती है। क्योंकि भाई वो तो रुद्र अवतार है, तो रुद्र को ही अगर आपने पसंद कर लिया तो आपके घर से सारी रुद्रता तो चली जाएगी ना, ठीक है। समझ में आई बात नहीं आई, तो लेकिन याद रखना है कि अकेले शिवलिंग आपको नहीं पूजा करनी चाहिए। आपको अगर पूजा करनी है घर में, बाहर आप कर सकते हैं, अगर घर में पूजा आपको करनी है तो पूरे परिवार की करनी, ठीक है। समझ में आई बात नहीं आई। तो अब यहाँ जी। पर ये बता रहे थे, घर में तो वैसे पूजा शिव जी की तो नहीं बताई जाती, परिवार की बताई जाती है। अब आपको ये जैसे मान लीजिए आप जहाँ पे घर में रहते हैं और आप वैसे ज्योतिर्लिंग जाएं, 12 ज्योतिर्लिंग तो जाना ही चाहिए व्यक्ति को, लेकिन किधर जाना चाहिए मैंने बता दिया। कोई कहे हम 12 जाएंगे तो भाई बहुत अच्छी बात है, अगर वो 12 नहीं जा सकता तो इस दिशा के अनुसार जो दिशा उसके लिए पड़ती है उधर जरूर जाना चाहिए। एक दूसरी बात क्या आती है कि मान लीजिए जहां पे वो रह रहा है का घर है, अब उधर पे उसके कई सारे शिवलिंग हैं, मतलब मंदिर है शंकर जी के, पूरब में भी पश्चिम में भी है, तो वो किस शिवलिंग पे जाके वो नियमित, या नियमित नहीं तो हफ्ते में या महीने में दर्शन किया करे, तो अब भी यही यही चीज वहां लगानी चाहिए। मान लीजिए आप जहां पे अपने घर में रह रहे हैं वहां पूरब दिशा में भी शंकर जी का मंदिर है, पश्चिम दिशा में भी शंकर जी का मंदिर है, तो कभी कभी उलझन हो जाता है ये वाले मंदिर जाए कि ये वाले मंदिर जाए, तो उस दिशा उस समय भी यही चीज लगाना चाहिए। समझ में आई बात नहीं आई, समझ में, जी उस समय भी यही चीज लगानी जी चाहिए। गुरु। इस दिशा से देख करके उस दिशा में जो शिवलिंग है वहां पे जाके पूजा अर्चना करने से उसको विशेष शांति और विशेष प्रकार के फलों की प्राप्ति बताई गई है शास्त्रों के अनुसार, ठीक है। कोई डाउट है किसी को? नहीं गुरु जी। गुरु जी अभी ज्वाइंट, एक बार बोलिए ना, एक बार कहिए ना प्लीज। गुरुजी तत्व से नहीं समझ में आया, बाकी समझा दिशा और राशियों भाव से। प्लीज गुरु जी एक बार कहिए ना। क्या कहें, अभी हमने यही बोला कि भाई जहाँ पे आप घर में अपने रह रहे हैं वहां पे आपके चारों तरफ मंदिर बना हुआ, अगर है मान लीजिए चार नहीं दो तरफ मंदिर है, या कहीं भी मंदिर है, तो आप किस मंदिर जाके पूजा करें शंकर जी की, तो भी इसी से निकाल लीजिए, तो भी इसी दिशा से मंदिर निकाल लीजिए, ये बताया मैंने। वैसे घर में शिवलिंग की पूजा मतलब परिवार की जाती है, ठीक है। बाकी आपको क्या तत्व के अनुसार क्या, जहां पे आप सूर्य के भिन्नाष्टक को खोलिए तो वहां पे मेष, सिंह और धनु राशि है, तो मेष राशि में, सिंह राशि और धनु राशि में जहां पे नंबर है उनको ऐड कर लीजिए,
जोड़ लीजिए जो ज्यादा होगा निकालिए। उनको उनको जोड़ लीजिए और क्या नाम है वो उसको जोड़ लीजिए। 2 6 10 यानी वृषभ, कन्या और मकर को जोड़ लीजिए और 3 7 11 मिथुन, तुला, कुंभ को जोड़ लीजिए। कर्क, वृश्चिक और मीन को जोड़ लीजिए। जिसमें सबसे ज्यादा आपको बिंदु प्राप्त हो वही वो दिशा आएगी तत्व के अनुसार। समझ में आई बात नहीं? जी गुरुजी समझा। जी सर। इस प्रकार से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो सूर्य को भगवान शिव से हम लोगों ने जोड़ा हुआ है। तो सूर्य से वैसे तो बहुत सारी बातें बताई जाती हैं कि सूर्य से 9वें भाव से पिता का विचार करिए। सूर्य से 4थे भाव में अगर अशुभ ग्रह है तो वहां पे पिता के लिए कष्टकारी होता है। लेकिन ना ये कभी मतलब इतना अब न इस पर रिसर्च हुई है और ना ही लोगों ने इसको लगाया है। इसके जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छे नहीं मिल पाए, इसलिए इन पार्ट को हमें नहीं लेना चाहिए। जिस पे रिजल्ट हमको मिलते हैं उस पार्ट को हमने आपको यहाँ लेकर के बताया है। बाकी पार्ट पर रिजल्ट इतने अच्छे मिल नहीं पाए हैं। जैसे सूर्य से जो है पिता के बारे में बहुत कुछ बताने को कहा गया है, तो वो तो जन्म कुंडली से आप निकाल लें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन इसमें जो है फल इसके जो बताए गए हैं कि सूर्य से ये चीज देखिए ये चीज देखिए, उसका बहुत अच्छा परिणाम देखने को नहीं मिला है। ठीक है, अब आइए चंद्रमा नक्षत्र में। चंद्रमा में चंद्रमा का अष्टक वर्ग आइए। देखिए चंद्रमा के अष्टक वर्ग में देखिए चंद्रमा अगर 5 या उससे अधिक बिंदु में है, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है। शुक्ल पक्ष का चंद्रमा कब से अच्छा होता है? कब से अच्छा बताया मैंने? अष्टमी से लेकर के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तक ना। जी। तो वहां तक का चंद्रमा अच्छा चंद्रमा माना जाता है। कृष्ण शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तक का चंद्रमा अच्छा माना जाता है, मतलब पक्ष बली होता है, क्योंकि चंद्रमा में पक्ष बल देखना होता है। इसके अलावा आप देखें चंद्रमा अपने मित्र राशि में, अपनी राशि मूल त्रिकोण राशि उच्च की राशि में बैठा है और 5 या उससे अधिक अंक प्राप्त किया हुआ है आपकी कुंडली में, मतलब जिस राशि में वो बैठा है उसको उस राशि में उसके अपने भिन्नाष्टक में 5 या उससे अधिक अंक प्राप्त है और वो जो राशि है वो जन्म कुंडली के केंद्र त्रिकोण की राशि है। तो आप देखेंगे कि ऐसा चंद्रमा जिस भाव में बैठता है उस भाव की वो वृद्धि करता है। ऐसा चंद्रमा जिस भाव में बैठता है उस भाव की क्या करता है? वृद्धि करता है। ये बात समझ में नहीं आई? समझ में जी। आप देखिए आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जहां पर बैठे केंद्र त्रिकोण हो तो अच्छा है, बाकी और भी भाव ठीक ही है, बस 6ठे 8वें बारे में थोड़ा गड़बड़ माना जाता है। लेकिन हमारे तो गुरु 12वें में है, उच्च के हैं और अंक भी 5 मिले हैं। अंक भी 5 मिले तो वो अब वो 6ठे 8वें 12वें ना हो कम से कम। हाँ 12वें में है। 12वें में तो फिर वहां थोड़ा सा गड़बड़ आता है। 6ठे 8वें 12वें ना, केंद्र त्रिकोण के लिए बात करिए। पक्ष बली देख लीजिएगा, पक्ष बली है, पक्ष बली नहीं होने, गुरुजी पक्ष बली होने चाहिए। नहीं नहीं, पक्ष बली होने चाहिए। और पक्ष बली कैसे देखेंगे? कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि तक चंद्रमा पक्ष बली माने जाते हैं। ऐसे चंद्रमा जिस भाव में बैठेंगे, कुंडली के 6ठे 8वें 12वें को हटा दीजिए, मित्र राशि में बैठे, मूल त्रिकोण राशि में बैठे, उच्च राशि में बैठे, तो वो उस भाव की वृद्धि करेंगे। उस भाव की क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई? जी जी। सब लोग अपना चंद्रमा देख लें, सब लोग आप अपना चंद्रमा देख लें, किस स्थिति में होगा तो वो चंद्रमा क्या होगा? अच्छा माना जाएगा। गुरुजी उच्च का लग्न में तो केंद्र भी हुआ ना? हाँ हाँ, केंद्र त्रिकोण दोनों हुआ, वो तो हाँ, केंद्र दोनों त्रिकोण हुआ। दोनों हुआ, वो तो और अच्छा। लग्न के साथ बैठा हुआ है। लग्नेश के साथ वो कितने कितने बिंदु प्राप्त है उसको? 5। हाँ, तो अच्छा माना जाएगा। लग्न की चीजों को बढ़ाता है। दीपिका में, इसके अलावा फल दीपिका में एक बात और कही गई है कि चंद्रमा जिस भाव में बैठे, यानी चंद्रमा की जो राशि है, चंद्रमा की राशि का मतलब क्या है? चंद्रमा जिस राशि में बैठेगा वो राशि हो गया। उस राशि का स्वामी अगर चंद्रमा को देखता है या चंद्रमा के साथ बैठता है तो वो अच्छा होता आर्थिक स्थिति के लिए, क्योंकि चंद्रमा को भी धन का स्रोत माना गया है, धन का कारक माना गया है। लाल किताब के अनुसार
धन का कारक ग्रह कौन है? चंद्रमा। और नाड़ी ज्योतिष के अनुसार धन का कारक ग्रह कौन है? शुक्र। और वैदिक ज्योतिष के अनुसार धन का कारक ग्रह बृहस्पति। धन और संपत्ति के लिए बृहस्पति को माना गया है। धन और संपत्ति के लिए किसको माना गया है? बृहस्पति को। लेकिन बृहस्पति ही अच्छा होने से सारी चीजें अच्छी होती है। ठीक है, बृहस्पति अगर अच्छे नहीं होंगे तो चीजें अच्छी नहीं होती। मतलब चंद्रमा भले अच्छा हो लेकिन कुंडली में बृहस्पति अगर अच्छा नहीं है तो आप हाँ जी सर। रक्षा नहीं हो पाती फिर। हाँ जी सर, अष्टम का स्वामी होके उच्च का बैठा है। कौन? गुरु। हाँ, उच्च का होकर बैठा है, ठीक है। बृहस्पति अच्छा होना चाहिए, मतलब अच्छे भाव पे होना चाहिए, अच्छे बिंदु प्राप्त होने चाहिए उसको, ये चीज बता रहे हैं। लगन में बिंदु भी अच्छा देखने मानेंगे या पड़ेंगे। नहीं मानेंगे उसको? है क्या? लगन में गुरुजी बृहस्पति को अच्छा मानेंगे या? हाँ, लगन में बुध और बृहस्पति दोनों अच्छे माने जाते हैं, उनको दिग्बल प्राप्त होता है। पूरब दिशा में बुध और बृहस्पति को दिग्बल प्राप्त होता है ना। ठीक है, लगन में बृहस्पति खराब थोड़े ना होते, अच्छे होते हैं। सर इसलिए कि बृहस्पति जहाँ बैठते हैं वो भाव को जरा, इसके लिए। अरे ये सब तो फालतू बातें हैं। बृहस्पति नहीं गुरुजी, मिथुन लगन में गुरुजी मार कैसे हो जाता है ना, इसलिए पूछ रहे हैं गुरुजी। नहीं, कहीं वो तो दिग्बली तो होंगे ना भाई। दिग्बली का मतलब हुआ उनको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है। तो कोई भी प्लेनेट जो होता है वो अपने पहले कारकत्व की वृद्धि करता है, फिर वो जन्म कुंडली के अनुसार, फिर वो अपनी जन्म कुंडली के अनुसार जिस भावों का स्वामी उस भावों की भी वृद्धि करेगा। लेकिन सबसे पहले वो किसकी वृद्धि करेगा? कारकत्व की वृद्धि करेगा। और जन्म कुंडली में वो प्लेनेट जिस जिस भाव का कारक है उसकी भी तो वृद्धि करेगा। सारे इंपॉर्टेंट भाव तो बृहस्पति के पास है भाई। दूसरा भाव बृहस्पति के पास है, पांचवा भाव बृहस्पति के पास है, नवा भाव बृहस्पति के पास है, 10वां भाव बृहस्पति के पास है, 11वां भाव बृहस्पति के पास है। उसके कारक प्लेनेट है ये। तो सबसे पहले कोई भी प्लेनेट अगर डायरेक्शनल स्ट्रेंथ अचीव करता है या मजबूत होता है तो सबसे पहले वो अपने कारकत्व की वृद्धि करेगा। उसके बाद वो कुंडली के जिन भावों के कारक हैं उनकी वृद्धि करेगा। उसके बाद जन्म कुंडली के जिन भावों का स्वामी है उनकी वृद्धि करेगा। ठीक है, तो बृहस्पति के पास अगर आप देखें तो कारक कहाँ कहाँ के कारक आ गए, बहुत अच्छे अच्छे भावों के कारक आ गए हैं। 2, 5, 9, 10, 11। तो वहां के कारक आ गए तो उनकी तो वृद्धि करेगा ही करेगा ना। ठीक है, समझ में आई बात? नहीं तो बृहस्पति को गुरुदेव सप्तम में बृहस्पति अच्छा रहता बोलते हैं ना? नहीं, सप्तम में कभी अच्छा नहीं होता क्योंकि डायरेक्शनल स्ट्रेंथ 0 हो जाती है। जिस कोई भी प्लेनेट को जहां पे डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिली है उसके दिग्बली नहीं रहेगा गुरुजी वहां। 0 हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि लगन में बुध और बृहस्पति को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिली है, दिशा बल मिला है। और अगर वो 7वें भाव में चले जाएंगे तो वहां दिशा बल जैसे इसी प्रकार से लगन में शनि को अच्छा नहीं मानते। क्यों नहीं अच्छा मानते लगन में शनि को? क्योंकि 7वें भाव में शनि को दिशा बल मिला हुआ है, दिग्बल। तो 7वें भाव से सामने वाला भाव कौन सा हुआ? पहला। तो लगन भाव, सप्तम हो गया, लग्न भाव। हाँ, अच्छे नहीं माने जाते। लाल किताब कहती है कि लगन में शनि जिसका आता है, क्योंकि जो भी ग्रह आपको मिले हुए हैं वो आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण वो आपको ग्रह मिला हुआ है। तो लाल किताब कहती है जिस व्यक्ति का लगन में शनि बैठा हुआ है ऐसे व्यक्ति अपने पूर्व जन्म में लोगों को मेंटली टॉर्चर बहुत करते थे, मानसिक तनाव बहुत देते थे। इसलिए उनको कर्म के अनुसार शनि लगन में मिलता है। अभी कितनी बात सही है कितनी गलत है ये तो बड़ा कहना मुश्किल है, क्योंकि पिछले जन्म की जहां बात आती है तो वहां थोड़ा सा डगमगाने वाली स्थिति इसलिए पैदा हो जाती है क्योंकि इसका कोई प्रूफ नहीं है। भाई जो बोल दो वही मानना पड़ेगा, सही बोल दो तब भी मानना पड़ेगा, गलत बोल दो तब भी मानना पड़ेगा। तो प्रूफ से चलते हैं ना, इसीलिए मैं कभी पूर्व जन्म इसकी जन्म की बात नहीं करता हूँ। इसका रीजन क्या है कि हमें पता ही नहीं ना, और उसको पता लगाया भी कैसे जाए उसका भी कोई टूल्स नहीं है। अब जैसे देखिए सूर्य के अष्टक वर्ग में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, बट वो क्या प्रैक्टिकली वो प्रूफ नहीं हो पाती, तो उनको पढ़ना बेकार होता है। लिखा है जिसने मन का विचार, नियम थोड़ी ना, विचार है लोग।
नियम तो पढ़ने चाहिए, विचार ठीक है, आप उनका अच्छा है तो मान लीजिए, नहीं अच्छा तो छोड़ दीजिए। तो जहां पे बात प्रूफ नहीं होती वहां छोड़ देना चाहिए। तो इसी प्रकार प्रूफ कैसे होगी, जिसको आप क्या कर सकते हो, समझ सकते हो, देख सकते हो। तो कोई व्यक्ति पूर्व जन्म को कैसे समझ पाएगा? लेकिन किताबों में ऐसी बात लिखी हुई है। तो यहाँ पे मतलब ये लिखा हुआ है, लाल किताब ये कहती है कि अगर लगन में जिसको शनि मिलता है तो उसके पूर्व जन्म के उसने लोगों को मेंटली टॉर्चर किया होता है। इसीलिए लगन में जिनके शनि होता है वो खुद मेंटली टॉर्चर होते हैं, क्योंकि शनि तो कार्मिक प्लेनेट है ना, अपने कर्म के अनुसार फल देगा और हर चीजों में उसके लेट होगा। कोई भी वो कार्य करेगा तो उसके रुकावट जरूर आएगी। शनि धीरे धीरे चलते हैं। अब मान लीजिए कभी उसको कोई चीज चाहिए तो उसको तुरंत तो नहीं मिलेगी वो चीज, बाद में उसको मिलेगी, वो भी तब जब वो उस लायक होगा तब। क्योंकि शनि तो नया परिग्रह है ना, देखते हैं कि जो ये चाह रहा है क्या इसके लायक है, इसके योग्य है या नहीं है। अयोग्य को तो ये कभी नहीं देते शनि, योग्य को देते। ठीक है, समझ में आई बात नहीं है? तो गुरुजी, तो सप्तम में गुरु होने के बाद वैवाहिक जीवन कैसा रहता है फिर? इतना आप ज्योतिष, इतने साल बोलिए, महीने ज्योतिष पढ़ लिया आपने, अब ये हमसे क्यों पूछ रहे, खुद ही हम कर सकते हैं। है ना थोड़ा, लेकिन कैसा है गुरुजी से जरा ज्ञान, शिष्य से ज्यादा गुरुजी को ज्ञान तो है, वही जो पढ़ाया है उसी के बेसिस पर आप एनालिसिस करिए। इतना तो रहा ही नहीं ना कि भाई हमने कोई जो छुपाया हो आपको ना बताया हो, हमने तो सारी चीजें आपको बताई हैं। अब उसको आप प्रयोग करिए तो आप खुद ही उसको निकाल लेंगे। सप्तम में वैवाहिक जीवन कैसा होता है, सप्तमेश की क्या स्थिति है, सप्तम में उसके नौमांश की क्या स्थिति है। 13 सूत्र बताए हुए हैं, उन 13 सूत्रों को लगा के देखिए सप्तम भाव सप्तमेश की क्या स्थिति है, अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, हम तो सारे सूत्र तो बता ही दिए है ना। और एक प्लेनेट से देख करके कुछ नहीं बताना चाहिए, ये प्लेनेट यहाँ बैठा है तो इसका फल ये होगा, कोई जरूरी नहीं है। हमने 13 सिद्धांत आपको बताए हैं। 13 सिद्धांत में ज्यादा से ज्यादा सिद्धांत अगर लगते हैं तो खराब होता है, या अच्छे के लिए लगते हैं तो अच्छा होता है। एक प्लेनेट के अनुसार ना अच्छा होता है ना बुरा होता है। अब कोई बोले कि शनि सप्तम में हमारे बैठे हैं, कैसा होगा, पता नहीं कैसा होगा, अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप एक प्लेनेट से पूछ रहे हैं ना। अब इतने साल, 1 साल तो लगभग मान ही लीजिए आप ज्योतिष पढ़ रहे हैं, अब तक तो समझ में आ गया कि एक प्लेनेट ना भाव को बिगाड़ सकते हैं और ना भाव को बना सकते हैं, उसमें जब तक सारे प्लेनेट का रोल ना हो। गुरुजी एक सूत्र आपने बताया था गुरुजी, मृत्यु का समय या मृत्यु योग, जिसमें आपने बताया था कि शनि की दृष्टि सप्तम सप्तमेश और लग्न लग्नेश को प्रभावित करे, उसके साथ एक पाप ग्रह प्रभावित करे। हाँ। और दशा भी उस प्रकार चलना चाहिए। तो उसका दशा चल रहा है, हमारे पास कल कुंडली वो आया था, तो शनि माने शनि में राहु, शनि में राहु और शनि से राहु द्वादश हो रहे हैं, द्वादश भाव में हो गए। तो एक तो शनि भी प्रभावित कर रहा है और उसकी स्थिति भी कुछ दिनों से खराब है, लगभग 2-3 महीने से दिमाग तो उसको देखिए, शनि के जहां पे शनि गोचर कर रहे हैं उनको बिंदु कितने मिले हुए हैं वहां पर? बिंदु तो लगभग वहां पे 30 लगभग थे उस समय। ये सर्वाष्टक था, भिन्नाष्टक? भिन्नाष्टक में हमने नहीं देखा है, सर्वाष्टक में देखिए तो आपको पता चलेगा कि क्या स्थिति है। वैसे हमने देखा तो हमें लगा कि ये तीसरा महीना, माने गुरु जैसे राशि परिवर्तन करेंगे, अभी उसको तो बचा रहे हैं गुरु, लेकिन गुरु चौथा महीना में परिवर्तन कर जाएंगे ना, और उस समय वो सर्वाष्टक में भी स्थिति उनकी कमजोर हो जाएगी, बिंदु कम है, तो हो सकता है कुछ समय उनकी मृत्यु हो जाए। हाँ, वो तो देखना पड़ेगा, बात जो फार्मूला लगाया बताया उसी को लगाएंगे, उसी से आंसर आ जाएगा। वही हम लगाए थे। हाँ, गोचर में बाकी बिंदु को देखना जरूरी है, कोई प्लेनेट कितने बिंदु पे जा रहा है, अच्छे में जा रहा है तो अच्छा, बुरे में जा रहा है तो बुरा। ठीक है जी जी। हाँ जी, तो हम ये बता रहे थे कि इस प्रकार की चीजें हैं। तो लगन में शनि के लिए ये है, तो यानी कि व्यक्ति को इसीलिए फल ढीले मिल होके मिलता है,
गुरुजी शनि की दृष्टि भी लगन पे काम करती है इतना ही? दृष्टि तो हर जगह काम करती है, मतलब क्या समझ आया, क्या पूछना क्या चाहते गुरुजी आप लग्न में शनि बता रहे हो ना, तो लग्न पर शनि की दृष्टि भी वैसा ही फल देगी? हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, जहाँ पे कोई नहीं ना? प्लेनेट नहीं है, प्लेनेट बैठता वहां की बात है। दिग्बली होके बैठेंगे, क्या? सामने बैठेंगे तो दिग्बली होके बैठेंगे, हाँ जी, हाँ जी, सप्तम में बैठेंगे। हाँ जी। तो वो वहां पे दृष्टि नहीं, बल्कि ये देखना चाहिए। इसी प्रकार से यानी कि कोई भी प्लेनेट, जैसे अब चंद्रमा के हम अष्टक वर्ग की बात कर रहे हैं, तो चंद्रमा अगर मजबूत स्थिति में बैठा हुआ है, मजबूत कैसे, पहले पक्ष बली होना चाहिए। पक्ष बली अगर है तो उसके साथ साथ वो अपने मित्र राशि, उच्च राशि, मूल त्रिकोण राशि में हो, और बिंदु में अगर वो 5 या उससे ज्यादा बिंदु प्राप्त करता है, तो जहां पर भी चंद्रमा बैठेंगे उस भाव की वृद्धि होगी। केंद्र त्रिकोण की बात हो रही है, छठे, 8वें, 12वें की बात नहीं हो रही है। तो उस भाव की वृद्धि होती है, और साथ में वो भाव वृद्धि होती है। फल दीपिका में ये सूत्र भी लिखा हुआ है कि चंद्रमा अधिष्ठित राशि का स्वामी अगर चंद्रमा को देखता है तो उसकी धन धान्य स्थिति अच्छी होती है। तो चंद्रमा को धन धान्य से लाल किताब के अनुसार जोड़ा गया है, लाल किताब के अनुसार जोड़ा गया है। तो चंद्रमा यहाँ पे, वैसे चंद्रमा जो है खान पान के स्तर को बढ़ाते हैं, अच्छे वस्त्र और आभूषण देने का कार्य करते हैं, व्यक्ति को कहीं ना कहीं मानसिक स्थिति अच्छी होती है, और सम्मान, सम्मान में वैसे तो सूर्य का भी हाथ रहता है, लेकिन चंद्रमा का भी बड़ा रोल होता है। सम्मान, मान सम्मान में चंद्रमा का बड़ा रोल होता है, ठीक है ना। तो चंद्रमा के अनुसार हमें यहाँ पे देखना चाहिए। चंद्रमा के अनुसार बताते हैं, जब चंद्रमा व्यक्ति का थोड़ा खराब हो जाता है तो उस पर क्या होते हैं कि उसके विचार खराब हो जाते हैं, और साथ में उस पर कोई ना कोई एलिगेशन या इस प्रकार की चीजें लगती हैं। और चंद्रमा कोई, जी क्या? कलंक गुरुजी। हाँ, कलंक, चंद्रमा को कलंक से भी, कलंक लगने का भी काम है। लेकिन जब वो चंद्रमा जब खराब होता, अच्छा होगा तो उसका सम्मान भी बढ़ेगा, और अगर खराब है तो वो चीजें खराब हो सकती है, ठीक है ना। चंद्रमा चीटिंग भी है, तो उसके साथ चीटिंग हो भी सकती है, मतलब वो किसी ना किसी प्रकार का, क्या नाम है, चीटिंग, धोखाधड़ी का शिकार भी हो सकता है अगर चंद्रमा खराब है तो। इसलिए चंद्रमा जहां पर बैठे हुए हैं उनके जातक में देखिए वो कितने नंबर उनको प्राप्त है। मित्र राशि, अब एक ही चीज नहीं कि आपने केवल पक्ष बली देख लिया, क्या ये सारी चीजें देख लिया। अब ज्यादा से ज्यादा चीजें जिसको सपोर्ट करे, ज्यादा से ज्यादा चीजें जिसको सपोर्ट करे, तो वो क्या होगा, वो चीजें वो अच्छे फल को करेगी। जैसे आप एक चीज के पीछे ना पड़ जाए करिए, है ना, कि भाई ये चीज ऐसी है तो ऐसा नहीं, वहां पे सिद्धांत है ना, सारे सिद्धांत लगा के देखना चाहिए। एक चीज के पीछे नहीं हो सकते, एक चीज से आपको निर्णय नहीं देना है, सारे सिद्धांत वहां लगाने चाहिए, ठीक है। तो चंद्रमा के लिए आप पक्ष बल देखिए, उसके बाद आप क्या देखेंगे, किस राशि में बैठे हुए हैं, मित्र राशि, शत्रु राशि, मूल त्रिकोण राशि, उच्च राशि, स्वराशि। भाव देखिए, छठे, 8वें, 12वें में है। फिर आप बिंदु देखिए, अगर आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छाई मिल रही है तो चंद्रमा अच्छे हो गए, खराब मिल रही तो खराब ही हो गया। फिर उसके बाद जो ये सूत्र बताए गए, तो चंद्रमा अपने कारकत्व की वृद्धि करता है। चंद्रमा का कारकत्व क्या है, मान सम्मान की प्राप्ति होना। चंद्रमा कारक क्या है कि मानसिक सुकून होना। चंद्रमा की प्राप्ति चंद्रमा का है। चंद्रमा जो आपका सम्मान तो बताया, वस्त्र आभूषण की दिलाता है, अच्छे खान पान दिलाता है। चंद्रमा को यात्रा से भी जोड़ा गया है, चंद्रमा को यात्रा से भी जोड़ा है। चंद्रमा जो है ट्रेवल करवाने का कार्य करता है, आपकी ट्रेवलिंग करवाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर इसी का उल्टा कर लीजिएगा, चंद्रमा खराब है तो दुष्प्रभाव देगा, दुष्प्रभाव देता है, शत्रुओं से कलह करवाता है। आप बेकार में शत्रुता लोगों से पाल लेते हैं, और उससे जो है लड़ाई झगड़े की स्थिति कराता है, जिससे बार बार जो है आपके धन का नुकसान होता है, जिससे जो है आपको मानसिक वेदना होती है, कुछ कलंकित करवा सकता है, कलंक दिलवाता है। तो ये सब चीजें भी यहाँ पर आती है, ठीक है, अपने बिंदु सहित। हाँ देखिए, अब जरा यहाँ पे एक मुहूर्त भी देखिए कि भाई मुहूर्त निकाल दीजिए, बच्चे का मुंडन है या बच्चे का ये है, इसका मुहूर्त निकलवाना है, ठीक है ना, या कोई भी अच्छे कार्य, तो विधान है
जो भी मुहूर्त का नक्षत्र देखना है, उसके अंदर आपको लगन देखना है, वो बताएंगे आगे थोड़ा बहुत। लगन देखना है, लगन की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, किस लगन में है, दिन देखना है, नक्षत्र देखना है। ये सब देखने के साथ साथ आप ये भी देखिए कि चंद्रमा जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वहां पर उनको उनके अष्टक वर्ग में कितने नंबर मिले हैं। मान लीजिए किसी मुहूर्त के हिसाब से चंद्रमा बड़े अच्छे हैं, मतलब वो उस वक्त का नक्षत्र भी मिल रहा है, मुहूर्त भी बढ़िया मिल रहा है, लेकिन उस दिन जो चंद्रमा का गोचर है वो चंद्रमा के अष्टक वर्ग में से कम बिंदु वाले में से गोचर कर रहे हैं, 4 से कम बिंदु वाले में गोचर कर रहे हैं, तो वो कभी भी उसके साथ वो मुहूर्त अच्छा नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा, मुहूर्त के लिए चंद्रमा का अष्टक वर्ग देखा जाना सर्वोपरि माना जाता है। ठीक है ना, ये बात सबको समझ में आ गई नहीं आ गई? और कोई भी शुभ कार्य में, जैसे बच्चे का मुंडन कराना है, विवाह कराना है, या कोई भी शुभ कार्य करना है उस व्यक्ति के लिए, व्यापार का उद्घाटन करना है, व्यापार की नई नींव रखनी है, घर की नई नींव रखनी है, मतलब जो भी शुभ कार्य हैं उसमें चंद्रमा की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा व्यक्ति को मानसिक स्थिति से जुड़ता है, और चंद्रमा सफलता का भी कारक है। अगर बृहस्पति के साथ वो चंद्रमा चले तो चंद्रमा सफलता का कारक है। ठीक है, बृहस्पति के साथ, क्योंकि बृहस्पति के साथ चंद्रमा को क्या होता है, बल प्राप्त होता है। बृहस्पति तो शुभ तो है ही है, और चंद्रमा भी अगर उसके हिसाब से शुभ हो जाए तो क्या होगा, तो ऐसे व्यक्ति को सफलता आसानी से प्राप्त होती है। अगर जिस वक्त कोई भी वो व्यक्ति अपने अच्छी चीजों के लिए कोई भी मुहूर्त आपसे निकलवाने आया है, अगर वहां पर चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं, अरे शुक्ला जी भैया खांसी ये अच्छी बात है, लेकिन माइक भी ऑफ कर लिया इसका, ये हम लोग पूरा डिस्टर्ब हो गए, क्या हो गया भाई। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई मुहूर्त की बात होती है, किसी भी अच्छी चीज के लिए बात होती है, तो चंद्रमा के अष्टक वर्ग में जाके देख लीजिए कि जिस दिन का मुहूर्त आप निकाल के देख रहे हैं, दे रहे हैं उस व्यक्ति को, उस दिन जो चंद्रमा गोचर कर रहे हैं तो वो किस राशि से गोचर कर रहे हैं, वह राशि में जो बिंदु मिले हैं वो 5 से कम नहीं होने चाहिए। ये बात सबको समझ में आ गई नहीं आ गई? इसको बोलते हैं कस्टमाइज मुहूर्त। कस्टमाइज मुहूर्त मतलब उस व्यक्ति के लिए आपने मुहूर्त निकाला। 4 से कम बोले थे, एक बार 5 कर दें क्या? 4 एक बार बोले थे, इसलिए 4 तो मीडियम लेवल पर आ गया ना, 8 तो 4 से कम 4 से कम तो पॉसिबल ही नहीं है। 4 में क्या हो गया, सम स्थिति आ गई, और 5 या उससे ज्यादा तो शुभता को प्राप्त कर गया वो। बल्कि उसके लिए विधान ये बताया गया है अष्टक वर्ग में कि जहां पर चंद्रमा ने सबसे ज्यादा बिंदु प्राप्त किए हैं, चंद्रमा के अष्टक वर्ग में जहां पे चंद्रमा को सबसे ज्यादा बिंदु प्राप्त हैं, वही मुहूर्त का उसका समय होना चाहिए। आप उसको बता भी दीजिए कि मतलब अगर आप कभी मुहूर्त ना निकलवा पाए या आपको कोई कार्य प्रारंभ करना है तो उसको वो राशि बता दीजिए। आप देख लीजिए चंद्रमा के अष्टक वर्ग में किस राशि में सबसे ज्यादा नंबर प्राप्त है, तो आप उसको राशि बता दीजिए कि अब भाई इतनी तो हर जगह पता चल जाता है कि आज चंद्रमा किस राशि में विचरण कर रहे हैं जी। तो उसको बता दीजिए कि जब चंद्रमा इस राशि में विचरण करे तो मुहूर्त भले ना निकलवा पाओ, अगर टाइम नहीं है या वहां पे योग्य ब्राह्मण या योग्य पंडित नहीं मिल पा रहे हैं, आपको योग्य ज्योतिषी नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप कम से कम इस दिन आप ये देख लीजिएगा कि चंद्रमा इस राशि में जब आए तो आप अपना कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। और उसके साथ सूर्य के अनुसार वो निकाल के दे दीजिए कि दिन का वो कौन सा हिस्सा है जिसमें वो कार्य प्रारंभ करे। समझ में आई बात नहीं आई? जी गुरुजी। तो वो इतना तो करना ही चाहिए। इसलिए आप लोग भी अपनी चंद्रमा को जहां पे सबसे ज्यादा बिंदु प्राप्त हैं, सबसे ज्यादा मतलब कि 5 से ज्यादा जहां बिंदु प्राप्त है, वो राशि नोट कर लीजिए और क्रम वाइज कर लीजिए। मान लीजिए कोई भी काम आपको प्रारंभ करना है, कोई भी नया कार्य चाहते हैं या कहीं जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि हमारा ये कार्य यहाँ पे ज्यादा सफल हो, तो कम से कम चंद्रमा के अष्टक वर्ग को ध्यान में रख के काम करिए। उसमें भी आप प्रायोरिटी लिस्ट, जैसे मान लीजिए कोई राशि होगी जहां पे चंद्रमा ने 8 नंबर दिए, वो राशि एकदम टॉप पर होगी, अगर वही अगल बगल मिल जाए तो उसी पे काम होगा। या 7 नंबर या 6 नंबर मिल रहे हो, बस 5 या उससे ज्यादा हो
और जितने ज्यादा होंगे उतना ही वो कार्य शुभता को प्राप्त करेगा। ये देखा भी गया, हमने भी देखा है 2-4 एग्जाम्पल में, किसी भी व्यक्ति का जब चंद्रमा का इस प्रकार से बिंदु ध्यान में नहीं रखा गया, मुहूर्त भाई चाहे जितना बढ़िया निकाल के दिया जाए, वो कार्य स्टार्ट तो उसने किसी तरह से कर लिया, लेकिन वो काम ज्यादा चलता नहीं, खत्म हो जाता है, बीच में रुक जाता है, व्यवधान आ जाते हैं, या कार्य की समाप्ति हो जाती है, या कार्यों में असफलता हाथ में लगती है। ठीक है, ये बहुत सारे ज्योतिषियों को और बहुत सारे जो ये मुहूर्त लोग निकालते हैं मंदिर में, उनको ये जरूर बताइए, उनको ये स्पेशल के देखे ज्ञान फ्री में दे रहे, ले लो, क्योंकि इससे क्या है ना कि गुरुजी तारा नक्षत्र भी देखे ना। अरे वो जो देखेंगे वो बात की बात है, ये जो बता रहे उसको समझिए, अष्टक वर्ग पढ़े, अष्टक वर्ग पे आइए, जब तारा नक्षत्र ये नक्षत्र पढ़ाएंगे तब देखा जाएगा। ठीक है, अब कोई जरूरी नहीं कि आपके तारा नक्षत्र मिले तभी उसका मुहूर्त निकले। मान लीजिए अब आपकी तारा नक्षत्र रेवती है, तो रेवती नक्षत्र में आपको कभी मतलब कि जो सबसे अति मित्र नक्षत्र रेवती आ गई, अब रेवती में वो मुहूर्त ही नहीं आ रहा है तो क्या कर लेंगे? जी सर। तो इसलिए उससे बढ़िया है कि आप अष्टक वर्ग पे आइए, बाकी जब नक्षत्र जब बताएंगे तब वो बताएंगे। ठीक है, तो ये बात जरूर सबको ध्यान देनी चाहिए, और ये व्यक्ति को लिख के दे देना चाहिए कि भाई इस दिन ये कार्य आप कर सकते हैं। इस दिन मतलब कि चंद्रमा इस राशि में जब जब गोचर करे तब तब आप किसी भी नए कार्य, शुभ कार्य, जो भी आपको अपने हिसाब से शुभ लगता हो वो आप कार्य करें। यात्रा करनी है तो इसका तब भी ध्यान रखें। ठीक है, क्योंकि यात्रा का कारक भी चंद्रमा को माना गया है नाड़ी ज्योतिष में, और लाल किताब में यात्रा का कारक जो है केतु को माना गया है, यात्रा का कारक केतु को माना गया है। और इसमें भी ये कहा जाता है कि इस प्रकार से ना सूर्य को भी देखा जाना चाहिए। सूर्य, अब आप देखेंगे सूर्य ने अपने भिन्नाष्टक में जहां पे सबसे ज्यादा नंबर दिए हैं, तो सूर्य गोचर में जिस मास में, क्योंकि सूर्य का गोचर तो उस राशि में 1 महीने के लिए होगा ना, सूर्य का गोचर उस राशि में कितने दिन के लिए होगा? हैं? 1 महीने के लिए होगा। तो वो आप साल का वो महीना जरूर देखा करिए। तो मैंने आपको उसमें ही बताया था, जब समुदाष्टक वर्ग पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि भाई साल का वो कौन सा दिन, तो हमने कहा था जब संक्रांति पड़े तो जोड़ लीजिए, संक्रांति के समय जो गोचर की स्थिति आए उससे सारे गोचरों का सम कर लीजिए। तो हमने कहा था इतने नंबर अगर मिल जाते हैं 120 तो ठीक रहेगा, 120 से नीचे आएगा तो अच्छा नहीं, 225 से ऊपर अगर आ जाए तो बहुत अच्छा होता है, 225 से 120 के मध्य आए तो मध्यम समय होता है, और 120 से नीचे आए तो नुकसान का समय होता है, ये बताया था मैंने। उसके साथ वो समय भी अगर मिल रहा हो गोचर के अनुसार, और महीना भी सूर्य के अनुसार हो। महीने को कैसे देखा जाए? अब कोई बोले कि नहीं हमें ये काम प्रारंभ करना किस महीने में करें, तो महीने के लिए क्या देखा जाएगा? हमेशा सूर्य का सर्वाष्टक। तो हमेशा सूर्य और चंद्रमा के सर्वाष्टक में जहां पे सूर्य ने अपने सर्वाष्टक में सबसे ज्यादा बिंदु दिए हैं उस राशि को नोट करके अपने पास रखिए, और कोशिश करिए कि साल में इसी महीनों में कार्य प्रारंभ करें अगर कोई कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं। और दिन कौन सा होना चाहिए? जहां पे चंद्रमा ने सबसे ज्यादा अपने भिन्नाष्टक में नंबर दिया हो। ठीक है, अब उसमें 2-3 राशि ली जा सकती है। 2-3 राशि का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए 5 या उससे ज्यादा, उसमें आप प्रायोरिटी लगा दें। सूर्य में भी ये प्रायोरिटी लिस्ट लगा दीजिए कि सूर्य ने अपने भिन्नाष्टक में जहां पे सबसे ज्यादा नंबर दिए हो वहां पर। अब इसमें क्या है ना, सूर्य के लिए बताया जाता है किसी व्यक्ति को अगर नौकरी में परिवर्तन करना हो या कोई नई नौकरी ज्वाइन करनी हो तो वो सूर्य का, क्योंकि सूर्य जो है इसके लिए भी कारक होंगे ना, तो और ज्यादातर गवर्नमेंट जॉब अगर ज्वाइन करनी हो तो ये सूर्य का जो भिन्नाष्टक है में जहां पे सबसे ज्यादा नंबर सूर्य को मिले हैं वो महीना होना चाहिए, वो महीना। अब अगर मान लीजिए सर वो महीना नहीं मिल पा रहा, उसको ज्वाइन करना है, तो कम से कम वो महीना हो जहां पे सूर्य को क्या मिला हो, 5 या उससे ज्यादा नंबर मिले। अब वहीं पे अगर मान लीजिए वो महीना हुआ कौन सा, जहां पे सूर्य ने अपने भिन्नाष्टक में सबसे कम नंबर दिए हो, तो आप समझिए वो व्यक्ति ज्यादा जॉब में रह नहीं पाएगा। उसकी जॉब में या तो कोई समस्या आ जाएगी, या जॉब से निकाल दिया जाएगा, या जॉब छूट जाएगी। ये प्रैक्टिकली बातें मैं आपको बता रहा हूं, मतलब
ये मान लिया चलिए कि वो जिस हिसाब से आप जो महीना बता रहे हैं उसके लिए वो सुटेबल नहीं हो पा रहा है, लेकिन कम से कम इतना तो ध्यान रखें ना कि जहां पे सूर्य ने अपने भिन्नाष्टक में सबसे कम नंबर दिए हैं, कम से कम वो महीने में तो ज्वाइन ना करें। और उसके हिसाब से दिन देख ले चंद्रमा के भिन्नाष्टक से। जी ये बात सबको समझ में आ गई नहीं आ रही? जी गुरुजी बिल्कुल। जी गुरुजी ये बात भी क्या नाम है वो मुहूर्त निकलाने में सबसे खास बात का यही दो बातों का ध्यान देना होता है, सूर्य का भिन्नाष्टक जहां मिला हो और चंद्रमा का भिन्नाष्टक। चंद्रमा और सूर्य दोनों को ध्यान, नौकरी उकरी में सूर्य को ध्यान दिया जाता है, बल्कि नौकरी में सूर्य और चंद्रमा दोनों का ध्यान दिया जाता है। ठीक है, नए कार्य, नौकरी, व्यवसाय, ये सब में। बाकी यात्रा में चंद्रमा का ध्यान दे सकते हैं, लेकिन कोई शुभ कार्य हो तो सूर्य चंद्रमा दोनों को ध्यान रखें। ठीक है ना? बताते हैं कि चंद्रमा में अगर इस प्रकार के आप मुहूर्त देख के काम करते हैं, या चंद्रमा में का जहां पे सबसे ज्यादा नंबर मिलता है, तो उस कार्य में व्यक्ति को असफलता हाथ में नहीं लगती। असफलता मतलब अगर सफलता नहीं भी मिल रही है तो नुकसान तो नहीं होगा। लेकिन अगर चंद्रमा और सूर्य का गोचर क्या नाम है भिन्नाष्टक ध्यान न रखा जाए, तो आप मान के चलिए कि जहां पे सबसे कम नंबर मिले, अगर वो आपने कहीं मुहूर्त निकाल के उस व्यक्ति को दिया है, तो पहले से लिख लीजिए उसका कार्य बंद हो जाएगा। ठीक है? हाँ, अब देखिए कुछ और बातें, चंद्रमा से बहुत सारी बातें निकाली जाती है। एक बात और देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि भाई सूर्य से क्या देखा जाता है, भगवान शिव को देखा जाता है, तो चंद्रमा से क्या देखा जाता है, पार्वती जी को देखा जाता है। यानी कि दुर्गा देवी को भी चंद्रमा से देखने को बताया। वैसे कुछ ज्योतिषाचार्यों ने दुर्गा जी की जो है वो किया है उससे, बुध से, लेकिन मैं दुर्गा जी का जो किया है वो चंद्रमा से किया है। तो आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा के अष्टक वर्ग में जिस दिशा की राशि में, दिशा की राशि समझ गए ना, जैसे जो सामने आपके लिखी हुई दिशा की राशि जी, या एलिमेंट की राशि में, जहां पे सबसे ज्यादा नंबर मिले हो, उस दिशा में जो दुर्गा जी का मंदिर हो, फेमस मंदिर हो, जैसे विंध्याचल हो गया, जैसे वैष्णो देवी हो गया, विंध्याचल हो गया, मैहर वाली देवी हो गया, तो वो अपने उस दिशा के अनुसार उस देवी की आराधना पूजा करता है, तब भी उसको सफलता की प्राप्ति आसानी से होती है। भाई मंदिर तो बहुत सारे हैं भारतवर्ष में, तो मंदिर तो बहुत है, लेकिन किस व्यक्ति को किस मंदिर में जाना है, उसके लिए अगर दुर्गा जी की मंदिर की बात करता है, पार्वती जी के मंदिर की बात करता है, तो हमें चंद्रमा देखना चाहिए, क्योंकि नाड़ी ज्योतिष चंद्रमा को पार्वती मानती है और सूर्य को तब शंकर जी मानती है। ठीक है ना? तो शंकर जी के लिए सूर्य को देखें। तो ये भी आप विधान एक बता सकते हैं कि भाई आप, या कोई व्यक्ति जहां पे रह रहा हो उसके 2-3 दिशाओं में क्या है, 2-3 दिशाओं में दुर्गा जी का मंदिर है, तो वो किस दिशा के लिए मंदिर में जाके पूजा करे, उसके लिए चंद्रमा का अष्टक वर्ग के अनुसार जो दिशा निकलती है, वो कैसे निकलती है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जो निकलती है उसके अनुसार अगर वो दुर्गा जी के वहां जाके पूजा आराधना करता है, तो उसको सफलता या जो भी समस्या जाके वहां पर अपनी उनको बताता है, वो सफलता में उसको मतलब उस समस्या से निजात अवश्य मिलेगी। जी ठीक है, ये बात सबको समझ में आ रही नहीं आ रही? इसके अलावा देखिए चंद्रमा क्या है, चंद्रमा ना मुख का कारक है। क्यों चंद्रमा मुख का कारक कैसे हो गया? चंद्रमा एक्चुअली, चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च के होते हैं, और वृषभ राशि उनकी मूल त्रिकोण राशि भी है। मूल त्रिकोण राशि चंद्रमा की क्या है? वृषभ, और चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च के होते हैं। और वृषभ राशि कालपुरुष की कुंडली में किस भाव में आती है? दूसरे भाव में गुरुजी। दूसरे भाव में। और दूसरा भाव किस चीज का? मुख का है, मुख का। तो बताया ये गया है कि कोई भी व्यक्ति सवेरे उठ करके किसका मुख देखे, कम से कम चाहे देखे जिसका किसका कभी ना देखे। तो यहां पर भी चंद्रमा का अष्टक वर्ग बताया गया देखने के लिए, चंद्रमा का अष्टक वर्ग देखने के लिए बताया गया। क्या चंद्रमा का अष्टक वर्ग बताया गया है? कि चंद्रमा ने जिस राशि में सबसे ज्यादा बिंदु दिए हों,
सबसे ज्यादा बिंदु दिए हों या सबसे ज्यादा बिंदु नहीं भी दिए हैं, तो 5 से ज्यादा जहां पर बिंदु प्राप्त है, वह राशि आपके परिवार में जिस व्यक्ति की पड़े, नाम राशि नहीं, जन्म राशि की बात चल रही है, नाम राशि की नहीं, किसकी बात चल रही है, जन्म राशि की बात चल रही है। तो जन्म राशि जिसकी भी पड़े, उसका सवेरे सवेरे मुख देखने से क्या होता है, दिन भर सफलता और दिन वो अच्छा गुजरने की उम्मीद रहती है और सफलता प्राप्त होती। कम से कम आप चाहे जिसका मुख देखिए, किसका मुख कभी ना देखिए, जिस राशि में चंद्रमा ने सबसे कम नंबर दिए हो, जिस राशि में चंद्रमा ने क्या दिए हो, सबसे कम नंबर दिए हो, उसका मुख आप कभी ना देखिए। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? जी जी हाँ, उसका मुख आप कभी ना देखिए, क्योंकि उसका मुख अगर आप देखेंगे तो आप मान के चलिए कि आपका फिर दिन अच्छा नहीं गुजरेगा, आपका दिन अच्छा नहीं गुजरेगा। अच्छा गुरुजी, लग्न अगर सबसे कम राशि वाला हो तो राशि के हिसाब से ही देखना है, लग्न के हिसाब से नहीं? क्या समझे में नहीं आया? लग्न के हिसाब से लग्न के हिसाब से नहीं, राशि के हिसाब से। चंद्रमा चंद्रमा में, चंद्रमा जहाँ पे राशि हो उस व्यक्ति की, जी गुरुजी। राशि की, लग्न नहीं दी, चाहे राशि यहाँ पे देखते, ठीक है। तो उसका मुख देखना चाहिए, और किसका मुख कभी नहीं, कभी मतलब कि सवेरे कम से कम उसका मुख ना देखें जिसको चंद्रमा ने कम अंक दिए होंगे गुरुजी, उस हाँ, राशि वाले उस राशि वाले। अब भाई, अब आपके परिवार में जितने भी लोग हैं तो उनकी तो कुंडली आपके पास होगी ही होगी, नहीं है तो बड़ी खराब बात है, होगी ही होगी। तो आप देख लीजिए आपकी राशि में जहाँ पे सबसे ज्यादा नंबर मिले, उस राशि का कौन सा व्यक्ति है। नाम पुकारने वाले नाम की बात नहीं कर रहे, जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में, जन्म कुंडली की चंद्र राशि की बात कर रहे हैं। जी गुरुजी। तो उसमें जिसमें नंबर मिले तो उस व्यक्ति का सवेरे सवेरे चेहरा रखना चाहिए। और मान लीजिए वो व्यक्ति आपके पास नहीं है, बाहर है, तो आप उसकी फोटो कम से कम सामने लगा दीजिए, सवेरे उसी की फोटो देख लीजिए, तब भी वही काम होगा। जी तो बोले नहीं भाई, हम किसी का पत्नी है और नहीं रह रहे हैं, तब सबसे कम वाले का क्या क्या गुरुजी चंद्र राशि, गुरुजी, अगर किसी का पत्नी चंद्रमा जहाँ पर सबसे किए हो और उसकी पत्नी ही उसी राशि का हो, तब क्या करेगा, घर छोड़ देगा? तो भाई सबसे पहले तो उस पंडित को पकड़िए जिसने कुंडली मिलाई, क्योंकि कुंडली मिलान में चंद्रमा का सर्वाष्टक वर्ग देखना बहुत जरूरी होता है। वो एकदम अनपढ़ गवार, वही ना जैसे बोलते हैं ना झोला छाप डॉक्टर, ऐसे झोला छाप ज्योतिषी से उसने कुंडली मिलाई होगी। क्योंकि कोई भी एकदम मूर्ख से मूर्ख कोई भी ज्योतिषी होगा तो चंद्रमा का अष्टक वर्ग जरूर देखेगा। महामूर्ख ज्योतिषी की बात कर रहे हैं, और जिसने नहीं देखा तो वो महामूर्ख की चरम सीमा पार कर गया होगा। पहले तो उसी को बुला करके उसको मुर्गा बनवाइए जिसने ऐसा काम किया भी है। और आप यकीन मानिए कि अगर सबसे कम नंबर चंद्रमा ने जिस राशि में दिए हैं, अगर उस राशि की आपका पत्नी या पति है, तो भाई इतने समय तक आप काट कैसे आए? वही तो नहीं पूछ रहे हैं, तो हम भी बता रहे हैं। गुरुजी, गुरुजी उस राशि के लग्न वाले व्यक्ति ना, घर के। अरे मैडम कहाँ, अभी तो उन्होंने पूछा था, हमने बोला लगन नहीं, राशि देखनी है। राशि, ओके ओके, नाम राशि, चंद्रमा राशि, ओके ओके सर। गुरुदेव, मेरे वाला नाम नहीं, मीन राशि। हाँ, पुकारने वाला नाम नहीं, उस व्यक्ति की कुंडली की जो चंद्र राशि है उसकी बात हो रही है। जैसे सर अभी समझ में आया। हाँ, मान लीजिए जैसे कि आपकी कुंडली में कन्या राशि में सबसे ज्यादा चंद्रमा ने नंबर दिए हैं, तब आप अपने घर में देखिए कि कन्या राशि वाली किसकी पत्रिका है, जी बिल्कुल, कन्या राशि वाली किसकी है, तो उसकी कुंडली आप उसके शकल देखा करिए सवेरे, वो चाहे जो भी हो। समझ में आगे बात नहीं आ गई? तो हम समझ में आई बात नहीं आई? अब पता चले कोई पड़ोसन हो, कोई उसकी आप शकल देख रहे हैं, तो भाई लड़ाई के लिए भी तैयार हो जाइए। तो फिर अब बोले कि भाई ये तो पंडित जी ने बताया, ज्योतिषी जी ने बताया, यही देखना। भाई वो अब आप अपने हिसाब से बुद्धि विवेक का प्रयोग करिए।
रोज सम्मान मान सकते हैं क्या? भाई माइक बंद कहीं जाने गुरुजी एक बार एक फिर से बताइए कि कुंडली देखने के समय में वो चंद्रमा के ये बिंदु ज्यादा चाहिए ना। हाँ, अभी मिलान वाला पॉइंट बताते हैं, लेकिन अभी तो मुख हाँ, वाली हाँ। बात चल रही है, मुंह देखने वाली। हाँ 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 ठीक है ना? क्योंकि देखिए पहले के जमाने में जब घर में शादी होकर के बहू आती थी तो उसका मुख दिखवाई, आज भी गांव में मुख दिखवाई होती है। अब आजकल तो मुख दिखाई छोड़िए, पहले ही सबको वो अब खुद मुंह दिखाया है कि आप दिखाने के लिए गुरुजी। हैं। तो मुख मुख दिखाई की जो प्रथा चली थी, मुख का मतलब चंद्रमा होता, तो लोग बोलते ना कि भाई आपकी दुल्हन जो है चंद्रमा जैसी सुंदर है, यानी चंद्रमा को मुख से कनेक्ट किया गया है। और क्यों कनेक्ट किया गया वो आपको समझ में आ गया कि चंद्रमा की जो मूल त्रिकोण राशि है या उच्च की राशि है वो वृषभ राशि है, जो काल पुरुष की कुंडली के दूसरे भाव में आती है, और दूसरा भाव आपका मुख है। इसीलिए मुख देखने का भी परंपरा इसी प्रकार से चली है। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मतलब आप किसी की भी शक्ल देखिए, बस इतना ध्यान रखिए क्या कि सबसे जहां पे सबसे कम नंबर हुए चंद्रमा वाले वो व्यक्ति सर, आपके सामने सवेरे सवेरे ना पड़ जाए बस। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया सर। हाँ, तो ये चीज क्लियर हो गई ना। बाकी तो आप चाहे जिसकी शक्ल अपना देखिए। जी गुरु जी। ज्ञाति कारक राशि के भाव में जी नंबर चंद्रमा के यदि मिले हों तो उसका भी आएगा सर कुछ? क्या क्या चीज? जी सर, ज्ञाति कारक ग्रह है कुंडली में जी अपना, तो भाई उसके एक मिनट। जब बात चल रही है वैदिक ज्योतिष की तो जैमिनी ज्योतिष बीच में ना घुसे। आप सारी ज्योतिष को खिचड़ी बना देंगे तो सारे प्लेनेट आपके जो है उथल पुथल मचा देंगे। आपको कोई प्लेनेट ना अच्छा समझ में आएगा ना बुरा समझ में आएगा। जब सिद्धांत वैदिक का चल रहा है तो योगिनी क्यों क्या नाम है, आप जैमिनी क्यों घुसेड़े पड़े हो उसमें? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर होगा सर पॉइंट। ठीक है जी। हाँ, तो भाई यहाँ हमने आपको एक से ज्यादा विद्याएं पढ़ा दी, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप कहीं भी कहीं लगा दीजिए। ये बड़ी दिक्कत वाली बात होती है। जैमिनी हमेशा, जब जैमिनी की बात हो, क्या ये अष्टक वक्त जैमिनी के अकॉर्डिंग है? नहीं, वैदिक के अकॉर्डिंग है। तो वैदिक वाला ही कॉन्सेप्ट लगाइए। ठीक है, हाँ जी। तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अब आते हैं कि यहाँ पर ये बताएंगे, वैसे तो अब ये वास्तु से लेना देना, तो वास्तु वाला वास्तु में ही बताएंगे। और हाँ, ये मैंने आपको बता दिया। पूजा वाला देवी जी वाला मैंने बता दिया, दुर्गा जी वाला, कि दुर्गा मंदिर में आपको पूजा करनी चाहिए तो उसके लिए चंद्रमा का ही भिन्नाष्टक, उसकी दिशाएं देखिए। दिशाएं कैसे देखी जाएंगी उसके लिए बात नहीं है, जो सबसे अच्छा सिद्धांत वो भी मैंने बता दिया। ठीक है, इसमें ये बताया भी गया, अलग से हाईलाइट करके लिखवाया भी गया हम लोगों को कि जिस जिस आप अपनी जन्म कुंडली के सूर्य के निम्नतम प्राप्त बिंदु की राशि और चंद्रमा के निम्नतम प्राप्त बिंदु की राशि को एक जगह नोट कर लीजिए, और इस समय, इस दिन और इस मास में कोई भी कार्य ना प्रारंभ करिए, वरना वो कार्य प्रारंभ क्या, वो आपका खत्म ही होना है। वो आपका कार्य खत्म ही होना है, वो आगे कार्य चलेगा नहीं। समझ में आ गई? इसलिए आप भले ही अपने उच्चतम प्राप्त बिंदु वाले महीने और दिन में काम नहीं स्टार्ट कर पा रहे हैं किसी भी रीजन से, तो कम से कम निम्नतम वाले को जरूर ध्यान में रखना है। और ये बात जो भी लोग मुहूर्त निकालते हैं उनको ये जरूर समझ में आनी चाहिए बात। ठीक है ना? जरूर समझ में आनी चाहिए, नहीं तो फिर ये आगे दिक्कत करता है यहाँ पर। अब देखिए, आपकी जो चंद्रमा की राशि है वहां से अष्टमेश की जो भी राशि आए, मान लीजिए कि आपकी चंद्रमा की राशि चलिए मीन ले लिया, तो मीन से अष्टम राशि कौन सी आएगी? तुला ना। मीन से अष्टम भाव की राशि कौन सी आ जाएगी? हैं? तुला जी सर आएगी। तुला ही आएगी। तो अब तुला आएगी, तो तुला के स्वामी कौन हुए? शुक्र हुए। जी गुरुजी तुला के बिल्कुल। स्वामी कौन हुए? शुक्र हुए।
जी तो अब शुक्र की जितनी भी नक्षत्र हैं, शुक्र की क्या जितने भी क्या है नक्षत्र हैं, उनको आप नोट कर लीजिए। चंद्रमा जब जब उन नक्षत्र में आएगा, चंद्रमा जब जब उन नक्षत्र में गोचर में आएगा, उस वक्त आपको व्यर्थ का परिश्रम देगा, यानी मेहनत खूब करवाएगा, फायदा कुछ नहीं होगा, दुख होगा, मानसिक क्लेश होगी, पीड़ा होगा, कोई चंद्रमा से संबंधित सर्दी जुकाम कफ खांसी मतलब बलगम इत्यादि की शिकायत भी दे सकता है। तो चंद्रमा से अष्टम भाव की अष्टमेश जो हैं, जो ग्रह हैं, उनके नक्षत्र को नोट करके रखा करिए, और कम से कम उस वक्त जब चंद्रमा उस नक्षत्र में गोचर कर रहे हो तो वो ध्यान देने वाली बात है कि उस वक्त व्यक्ति को व्यर्थ के परिश्रम दुख पीड़ा ये देते। और ये मुहूर्त में भी यही ध्यान देना है कि पता चले, ऐसा हो सकता है कि चंद्रमा ने अपने भिन्नाष्टक में, चंद्रमा ने अपने भिन्नाष्टक में अपने से अष्टमेश पे ज्यादा, अपने से अष्टमेश की राशि को ज्यादा नंबर दिए हो। जैसे मीन राशि अगर है तो चंद्रमा से अष्टमेश की राशि तुला है, और अगर वहां पे ज्यादा नंबर प्राप्त है तो कम से कम अब वो ज्यादा वाले को नहीं लेना है, नहीं लेना है, तो उस ज्यादा से जो एक कम उसको ले लीजिए, बट वो 5 से कम नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिए। हाँ, सेकंड नंबर वाला गुरुजी। सेकंड नंबर वाला, सेकंड हाईएस्ट। अष्टमेश वाला गुरु जी क्या? हाँ अष्टम, हाँ अभी जो नंबर आवाज नहीं आ रही है। नहीं हुआ हमारे पास आवाज नहीं है, नंबर भी कम दिया शायद है। नेटवर्क इशू है। तो नंबर कम दिया वो तो अच्छी चलिए बात है, मतलब एक बात बता रहे, क्योंकि आपके पास तो सारी प्रकार की कुंडली आएगी। जी जब सारे प्रकार की कुंडली आएगी तो अगर बाय द वे कभी ऐसा देखने में आया, आप पता चला कि आपने देखा कि सबसे ज्यादा राशि वाली आपने पकड़ा और वो राशि कहीं चंद्रमा की अष्टमेश की राशि, तो आप तो बेकार पकड़ लिया, आपने तो बेकार पकड़ लिया। अच्छी बात गुरुजी। वो फिर क्या करेगा उस व्यक्ति का नुकसान सेकंड नंबर। क्योंकि अष्टम भाव किस चीज का नुकसान का है ना। और मुहूर्त में जब आप चंद्रमा का ध्यान रख रहे हैं तो चंद्रमा के अष्टमेश की राशि का जरूर ध्यान रखिए, ठीक है। और कहते हैं कि जो वो अष्टमेश की राशि है वहां पे जब भी चंद्रमा आएगा तो परेशानी होगी। और कह रहे हैं वो अष्टमेश जो भी ग्रह है, गोचर करता हुआ चंद्रमा जब उस अष्टमेश ग्रह पर गोचर कर रहा हो, जो आपकी जन्म कुंडली में जो वो अष्टमेश, कौन सा अष्टमेश? चंद्रमा से अष्टमेश का ग्रह है। जैसे मीन राशि थी तो मीन राशि से तुला राशि अष्टम भाव की राशि है जी। तो जब चंद्रमा शुक्र की नक्षत्र में जाएंगे तो भी खराब होगा, और जब चंद्रमा जन्म कुंडली के शुक्र पर से भी गोचर करेंगे तब भी आपके लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। अच्छा ऐसा भी हो। हाँ जी, जब भी क्योंकि चंद्रमा गोचर जल्दी निकल जाता है, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है कि जो चंद्रमा 100% गुरु जो राशि है उसका जो स्वामी है वो जन्म कुंडली में जहां पर भी बैठा है, अगर उसके ऊपर से भी चंद्रमा का गोचर हो रहा है तो भी वो दिक्कत थोड़ा दे सकता है। गुरु जी थोड़ा नहीं 100% देता है। हाँ देगा ही देगा, वो तो फार्मूला है, वो तो देगा ही, तो उसको थोड़ा अवॉइड करना है। जी मतलब उन सब चीजों में ये सब ध्यान देने वाली बातें। यहाँ पर क्या है कि मुहूर्त स्पेशल होता है ना, चंद्रमा के हिसाब से देखा जाता है, तो ये सब पे भी ध्यान दीजिए। पता चला व्यक्ति ने कोई मुहूर्त का कार्य, अपना अच्छा कार्य प्रारंभ किया और कुछ ना कुछ समस्या में आ गई उसको, तो ये सब भी ध्यान देना है। इस प्रकार की चीजों को बचाना चाहिए, ठीक है। तो ये आइए अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए किस प्रकार से आपको वर वधु की कुंडली मिलान करनी चाहिए। वो तो जो नॉर्मल रूल है वो तो है ही है, और एक मैंने ज्योतिष के अंदर भी रूल बताया कि क्या देखना है, कैसे देखना है। कुंडली जिनका मिलान आप करते हैं नौमांश कुंडली में कैसे मिलाया जाता है, जो उसकी जन्म की दशा हो, वो उसके क्या नाम है, उससे उसका संबंध हो लड़के लड़की का, ये मैंने बताया है ना आपको कुंडली मिलान के समय। उसके अलावा
रहा है गुरुजी। ये सब मिलने के साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि जैसे जो कन्या है, जो लड़की की कुंडली है, चंद्रमा के अष्टक वर्ग में जिस राशि में अधिकतम बिंदु हो, यदि वह राशि लड़के की जन्म राशि है तो विवाह के पश्चात सुख, समृद्धि ये सब प्राप्त होगी। फिर से बोल रहे हैं, मान लीजिए लड़की की कुंडली और लड़के की कुंडली उठाई आपने। अब लड़की की कुंडली में चंद्रमा ने अपने भिन्नाष्टक में जिस राशि में सबसे ज्यादा नंबर दिए हैं, वो चंद्रमा से अष्टमेश नहीं होना चाहिए, पहले तो ध्यान देना पड़ेगा। चंद्रमा से क्या नहीं होना चाहिए वो राशि? अष्टमेश गुरुजी। अष्टमेश ना हो। उस अष्टमेश के अलावा कोई भी राशि हो जिसमें सबसे ज्यादा नंबर मिले, अगर वही राशि लड़के की है तो उस लड़की को अपने पति से सुख, समृद्धि, धन, वैभव की प्राप्ति होगी। और ऐसे उल्टा कर लीजिए कि लड़के की जो जन्म राशि है, जन्म राशि बोला सॉरी, लड़के की जो जहां पे सबसे ज्यादा नंबर मिले हैं, चंद्रमा ने अपने उस राशि में सबसे ज्यादा नंबर दिए हों, वही राशि अगर लड़की की भी हो जाए तो भी लड़के के साथ वो जो उसकी पत्नी आएगी वो सुख समृद्धि लेकर आएगी, धन, वैभव, संपत्ति सब लेकर के आएगी। तभी जब इन्होंने बोला कि मान लीजिए कि चंद्रमा ने वहां सबसे ज्यादा कम नंबर दिए, वो वाली अगर पत्नी हो जाए, तो हमने कहा पहले तो उस पंडित को पकड़िए जिन्होंने मिलान गलत किया। तो मेरी बात नहीं आ रही? तो ये मिलान करते समय भी इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। क्लियर? अब यहां पे एक और पॉइंट लिखा है, यहां पर एक पॉइंट और लिखा है, वो बता देना भी जरूरी है। बोलते हैं कि ये और ज्यादा डोमिनेंट हो जाता है कब डोमिनेंट हो जाता है? यदि वधु की यानी कि लड़की की जो जन्म राशि वर की कुंडली में उसी राशि में चंद्रमा के कक्षा स्वामी को बिंदु प्रदान किए हों। नहीं समझ में आई बात? कि मान लीजिए कि ऐसा राशि नहीं मिल पाई आपको कि जो लड़के की जहां पे सबसे ज्यादा नंबर है वो लड़की की राशि नहीं हो पाई, या लड़की के जहां पे सबसे ज्यादा चंद्रमा ने भिन्नाष्टक में दी वो लड़के की राशि नहीं हो पाई। तो कह रहे हैं कि दूसरा सिद्धांत जो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है, यदि वधु की जो जन्म राशि, जैसे मान लीजिए लड़की की एक कन्या राशि है, तो कन्या का स्वामी कौन हुआ? कन्या राशि का स्वामी बुध हुआ। बुध हुआ। अब चंद्रमा जिस लड़के की कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं, तो हर ग्रह नंबर देते हैं ना, एक एक करके नंबर देते हैं ना, जो मैंने आपको कक्षा बताया था 1 से 8 तक सारे प्लेनेट नंबर देते हैं ना, 7 प्लेनेट और एक लगन। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। 3 डिग्री 45 मिनट। तो उस राशि स्वामी ने चंद्रमा वाली राशि में नंबर दिए हो। मान लीजिए लड़की की राशि क्या हो गई? कन्या राशि हो गई, इसका स्वामी बुध हो गया। और लड़की की कुंडली में मान लीजिए वो हमारी वृश्चिक राशि या धनु राशि आ गई या मकर राशि आ गई। अब मकर राशि में चंद्रमा बैठा है लड़के की कुंडली में और बुध ने उसमें अपने नंबर दिए, तो भी अच्छा, तो ये और अच्छा होता है। ऐसे इसका उल्टा कर लीजिए, लड़के की कुंडली में जो जन्म राशि हो, तो लड़की की कुंडली में जहां पे चंद्रमा है उस राशि स्वामी ने उसके कक्षा में नंबर प्रदान किए। ये हमारी बात नहीं समझ में आई क्या? ये जो मैंने बोला नहीं गुरुजी, एक बार अरे ये मैंने आपको बताया था ना, कक्षा वाली बात बताई थी ना, 3 डिग्री 45 मिनट सारे ग्रह की कक्षा होती है और वहां सब नंबर देते हैं। गुरु जी मैंने आप कहना है, हम कह रहे कि आप यही ना बता रहे हैं कि जैसे लड़की का जो जन्म नक्षत्र है उसका स्वामी ने अगर लड़के के जन्म नक्षत्र के राशि में अगर नंबर, नक्षत्र कहाँ चले गए भाई? जन्म राशि ना, वही राशि, हाँ वही राशि उसके स्वामी की राशि हुई ना। राशि नक्षत्र कहाँ ले रहे हैं? जैसे जन्म नक्षत्र में जैसे जो भी राशि स्वामी हो वही हुआ। हाँ,
राशि वहां स्वामी, पे नंबर दिया हो तो हो जाएगा। हाँ हाँ, तो हाँ, ये और अच्छा होता है। अगर दोनों सूत्र मिल जाए तो भाई बहुत अच्छा है, दोनों सूत्र मिल जाए तब तो फिर बहुत अच्छा है। ये देखिए भिन्नाष्टक में सारा दिख रहा है ना आपको, सारे नंबर मिल रहे हैं। अब मान लिया, ये देखिए अब देख जाएगा कि इनकी पत्नी की मकर लग्न है, मान लिया मकर लग्न है, तो मकर का स्वामी कौन हुआ? शनि हुआ ना। जी मान जी लीजिए गुरुजी। पत्नी की मकर राशि है, नॉट लगन, मकर राशि है, यानी चंद्रमा उनकी पत्नी की कुंडली में मकर राशि में है। जी। तो अब देखिए इनका जहां चंद्रमा है, क्या वहां पर शनि ने नंबर देने चाहिए? तो चंद्रमा इनका कहां पर है बताइए? मेष राशि में। तो मेष राशि हो गई, तो मेष राशि में शनि ने नंबर नहीं दिए ना, ये देखिए नहीं दिया गुरुजी, 0 है। 0 आ गया ना। यही बोल रहे हैं कि अब जैसे मान लीजिए इनकी है, सूर्य ने 1 नंबर दिए, अब इनकी पत्नी की कुंडली में अगर सिंह राशि की होगी इनकी पत्नी तो बड़ा अच्छा होगा, या बुध की राशि की हो, मिथुन या कन्या तो भी अच्छा होगा, चंद्रमा तरक्की की कर्क राशि हो तो भी अच्छा होगा। लगन की राशि की भी हो सकती है गुरुजी। हाँ, वो जिसमें नंबर हो वो सब हो सकता है वहां पर। क्लियर बात? समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? जी गुरुजी। आप कहना चाह रहे हैं तो आप ऐसे भी बता सकते हैं किसी कुंडली को देख करके कि चंद्रमा की राशि आए तो आप उसको बोल दीजिएगा देखिए इस वाली राशि से अगर लड़की से शादी करोगे, ये तो नाम राशि नहीं, जो उसकी कुंडली में जहां पे चंद्रमा बैठा हो तो आपकी शादी अच्छी जाएगी। ये उसके लिए बहुत रामबाण उपाय हो जाता, उपाय हो गया ये किसके लिए? जिसका किसी तरह से सप्तम भाव सप्तमेश या मतलब वैवाहिक जीवन अच्छा ना दिख रहा हो, तो अगर आप ये वाली बुद्धि लगा लेते हैं तो भी एक प्रकार का उपाय आपने करवा लिया, तो वहां पर औरों की अपेक्षा थोड़ी कम लड़ाइयां होंगी या हो सकता समस्या ना आवे। मान लीजिए किसी का सप्तम भाव सप्तमेश खराब है, किसी तरह से शादी उसके लिए अच्छी नहीं आपको दिख रही है, तो आपने कहा भाई देखो आपका खराब तो है लेकिन उपाय के तौर पे ये बात हमारी ध्यान रखोगे कि उस लड़की से शादी करना जिसमें आपने देख लिया इसका चंद्रमा मेष राशि में बैठा हुआ है इस व्यक्ति का, तो चंद्रमा में किन किन ग्रहों ने नंबर दिए? सूर्य ने नंबर दिए, बुध ने, चंद्रमा ने दिए, इसका तो कोई मतलब नहीं। तो अब क्या करेंगे? सिंपल सी बात है कि इन ये जो जिन ग्रहों ने नंबर दिए उन ग्रहों की राशि का अगर इनकी लड़की की राशि होगी तो उसके लिए फिर ज्यादा समस्या नहीं आएगी, और ऐसे लड़की कुंडली में भी अगर हो जाए तो और अच्छी बात है। और जो मैंने इससे पहले का सूत्र बताया, क्या सूत्र बताया कि जहां पर चंद्रमा ने सबसे ज्यादा नंबर दिए अपने भिन्नाष्टक में, जैसे देखिए सबसे ज्यादा नंबर कहाँ दिए? 6 नंबर दिए सिंह राशि में, नहीं और 6 नंबर धनु में। धनु में। तो अब दूसरे नंबर वाले हाँ, गुरुजी। तो अब ये जो धनु राशि है ये लड़की की कुंडली हो जाए, और लड़की की कुंडली में जहां पे सबसे ज्यादा नंबर मिले वो इसके में आ जाए तो भी अच्छा। और उसके साथ ये वाला जो बताया मैंने प्रस्ताष्टक वाला, ये प्रस्ताष्टक वर्ग है ना, तब तो फिर और अच्छा हो जाएगा। समझ में? ये मिलान में जरूर आपको ये बात ध्यान देनी चाहिए। तो ये चंद्रमा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर बताई जा रही है। और जो ये वाली बात मैंने बताई कि जो नंबर देने वाली बात, ये बहुत सटीक बैठती है, बहुत अच्छी बैठती है, मतलब अच्छा काम करती है। अगर गुरुजी वाली राष्ट्रीय अष्टम भाव में चला देते फिर 5-5 नंबर वाली देखेंगे गुरुजी। हाँ, तब फिर 5 वाला पकड़ लेंगे अगर मतलब, क्योंकि 5 वाला भी तो खराब नहीं है ना, बस अष्टमेश ना हो, नहीं तो फिर वहां दिक्कत आ जाती है। ठीक है ना? समझ में आई बात? ना मिलान में कैसे आपको ये अष्टक वर्ग को यूज करना, ये क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? जी गुरुजी। जी, तो इस प्रकार से आपको चंद्रमा का मिलान करने के लिए बताया गया। बाकी और भी बातें लिखी गई लेकिन वो बहुत सटीक नहीं बैठती।